नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर राजेश जौहरी हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि डॉक्टर जो हैं दो तरह के होते हैं। एक जो शरीर की जांच करते हैं, उसको दुरुस्त करते हैं, और एक डॉक्टर होते हैं जो कि आर्ट कला कल्चर के होते हैं और पीएचडी से आते हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी पीएचडी धारक है और वरिष्ठ पत्रकार हैं इंदौर में। और उनकी जो पीएचडी का विषय काफ़ी रोचक विषय है। मुझे लगता है कि ये दर्शकों तक जाना चाहिए, इसलिए हमने राजेश जी से अनुरोध करा था कि आप हमसे बात करें। तो उनसे बातचीत शुरू करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और बतौर डॉक्टर राजेश जौहरी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपकी पीएचडी का जो विषय था वो कितना गंभीर था, कितना समसामयिक था, और आम जनता के किस प्रकार काम आ सकता है वो। पंडित जी, दरअसल आप ये हर आदमी मानेगा, हर नागरिक मानेगा कि पुलिस जो है समाज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा पहलू है जो सबको किसी ने अच्छे या बुरे अनुभव लिए होते हैं पुलिस को लेकर। तो ऐसा ही कुछ एक बार दिमाग में आई थी बात कि आखिर पुलिस ऐसी क्यों है। पुलिस में जो आज एक आदमी जाता है, आम आदमी थाने जाता है, तो डरता क्यों है थाने के अंदर जाने से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको प्लानिंग हुई तो पीएचडी का विषय चुना। उसका विषय का टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल हेरिटेज ऑन इंडियन पुलिस। बिल्कुल। कॉलोनियल हेरिटेज का मतलब है औपनिवेशिक विरासत। औपनिवेशिक विरासत मतलब अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर 150-200 जो भी साल शासन किया, उसका क्या इफेक्ट है आज की पुलिस पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो है आप देखिए 1861 में पुलिस एक्ट बना था। और 1861 में पुलिस एक्ट क्यों बना था, इस पर जानना जरूरी है। तो फिर इस पीएचडी में क्यों पीएचडी की गई और उसका क्या निष्कर्ष निकला, ये पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल 1857 की जो क्रांति थी, उसमें जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति हुई थी, तो उसने पूरे के पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी तो ठीक है, पूरे अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। और उनको समझ में आया कि उनको एक बात समझ में आई, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इनको हमेशा दबा के रखा जा सके, जिससे कि लंबे समय यहाँ शासन किया जा सके। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, शिक्षा में बदलाव किया, उन्होंने कानून बनाया जिसको आईपीसी बोलते हैं, इंडियन पेनल कोड भी उसी समय बनाए हैं। और उसी समय इंडियन पुलिस एक्ट बना, भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 का, जिससे भारतीय पुलिस अभी तक गवर्न होती है। तो उसका मेन उद्देश्य आप समझिए, पुलिस में लिखा रहता है हर थाने पर देशभक्ति और जनसेवा। जबकि अंग्रेजों का जो मेन उद्देश्य था इस देश पे कब्जा कैसे रखना है, वो तो जनसेवा कोई उनके मन में नहीं थी। और देशभक्ति, कोई अंग्रेज भारत के बारे में देशभक्ति क्यों रखेगा जिसको यहाँ राज करना है। तो वो दोनों ही स्लोगन उस जो 1861 का एक्ट है उससे मेल नहीं खाते हैं, और यही अपना विषय था। जौहरी जी, जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ज़माने की व्यवस्था चली आ रही थी, कानून भी वहीं के थे, और आम जनता का जो पुलिस का डर था, मुझे लगता है आज की तारीख में भी वो डर कायम है। आपका जो विषय था वो कितना प्रभावकारी बन सकता है यदि पुलिस इसको अमल में ला दे, या उस पर जनता के साथ मिलकर सहयोग करे, तो इनकी दूरी जो है कितनी कम हो सकती है। और खासकर जो आपने विषय लिया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कठिन विषय था। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिल गई आपको? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो कायदे में अंग्रेजों ने बनाया था इस देश पे राज करने के लिए, ना कि यहाँ की सेवा करने के लिए। लोकतंत्र होता है, इट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो इन तीनों की जो अंग्रेजों की भावना से तो ये तीनों भावनाएं फिट नहीं हो सकती। तो कायदे में हमको चाहिए था कि जब देश आज़ाद हुआ था तो कानूनों में बदलाव करना था। हाल ही में जो अभी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है, 3 नए कानून बनाए, रिप्लेस किए हैं। जो आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता बना है, एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके जो है साक्ष्य अधिनियम बनाए हैं। तो इसी तरीके से और एक जो सीआरपीसी है उसको भी चेंज किया गया है। तो उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि पुलिस को जनता का सेवक बनाया जाए। अब क्यों ये जरूरत पड़ी, ये समझना जरूरी है। जो आपका सवाल है, जो काम 47 से पहले अंग्रेज पुलिस का इस्तेमाल कर रहे थे अपने विरोधियों को दबाने के लिए, उस समय विरोधी भारतीय हुआ करते थे। बिल्कुल। वही काम 47 के बाद जो भी सत्ता में रहा वो अपने विरोधी यानी अपोजिशन पार्टीज को दबाने के लिए करते थे। तो कुल मिलाकर उसका एक्ट, और कोई भी सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि वो खत्म हो जाए, पुलिस की पावर खत्म हो जाए, पुलिस स्वायत्त हो जाए, पुलिस बिल्कुल ऐसी हो जाए जिस पर पॉलिटिशियंस का कंट्रोल नहीं रहे। कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि
पुलिस इतना, आपने इतने सारे केस देखे होंगे, बिना बिना सुनवाई के कई कई साल लोग जेल में रह जाते हैं। और सिर्फ इसलिए कि सिस्टम ऐसा है, वो पावर इतनी दी हुई है, 151 एक छोटी सी धारा है सीआरपीसी की, लेकिन उसकी पावर बहुत व्यापक है। तो इसी तरीके से, मतलब इसी कारण से ये दिमाग में आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए। और जब 280 रेस्पोंडेंट्स को जब हम लोगों ने वो किया, उनको एग्जामिन किया, उनके क्वेश्चनियर बनाया था काफी बड़ा, और उस सवाल जवाब में ये पाया गया कि आज भी वही स्थिति है। लोग पुलिस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, सत्ताधारी दल। आप देखना, जब कांग्रेस सरकार में थी और भाजपा विपक्ष में थी, तो भाजपा हमेशा कहती थी कि पुलिस का सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, भाजपा के नेताओं के खिलाफ, और हमेशा प्रदर्शन होते रहते थे। आज जब ये भाजपा सत्ता में आ गई है, तो कांग्रेस के हम सुनते रहते हैं कि वो कहते हैं कि पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है इनको दबाने के लिए, और यही हर राज्य में होता है। यकीन कहीं ना कहीं ये सुनने में भी आता है। और हम जब देखते हैं जम्मू कश्मीर हो या मणिपुर हो, और अभी हाल फिलहाल में तो हम बांग्लादेश की भी बात कर लें, वहाँ की जनता पर पुलिस पे विश्वास कम कर रही है, ये चीज़ें सामने आती है। एक चीज़ आपसे हम जानना चाह रहे थे, इसका चूँकि आपका पीएचडी का टॉपिक रहा है, सबसे पहले तो कि विश्व की जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसके मद्देनज़र भारत की जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसकी तुलना करें तो हम कहाँ पर है। दूसरा इसी संबंधित सवाल ये कि आपका जो पीएचडी का विषय था, उस विषय पे यदि मध्य प्रदेश की पुलिस, भारत की पुलिस अमल करे तो उसकी गुणवत्ता में कितना सुधार आ सकता है? दुर्भाग्य ये है कि इससे पहले भी 1950 के बाद से कई पुलिस आयोग बने, पुलिस के जिन्होंने पुलिस कमीशन बने, और अलग अलग तरीके से जो है उस पे कई जस्टिस थे, उन लोगों ने अपने अपने कमीशन की रिपोर्ट दी। पर रिपोर्ट बहुत अच्छी आती है, हर रिपोर्ट में बताया जाता है, और जितने बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने अपनी राय दी, लेकिन वो सब रिपोर्ट डस्टबिन में चली जाती है। कोई भी नेता उसको लागू करने के पक्ष में नहीं रहता है, क्योंकि उनको मालूम है लागू किया और हमारी पावर खत्म। जब पुलिस का डर ही खत्म हो गया तो फिर कैसे डरेगा उनका आदमी। अब बात कर रहे हैं हम आज विदेशों की। आज देखिए, एक काले और गोरे का अमेरिका में बहुत बड़ा झगड़ा है। आज अमेरिका और विदेशी संस्थाएं कहती हैं कि भारत में जाति व्यवस्था है। हमारी जाति व्यवस्था से ज्यादा खतरनाक अमेरिका की स्थिति है। अमेरिका में अश्वेत लोगों का जो हाल होता है, लेकिन एक अश्वेत को गलती से भी उसकी डेथ हो जाए तो पूरी दुनिया को सर पे उठा लेते हैं वहां पर, और पुलिस आंसरेबल होती है, पुलिस को जिम्मेदारी रहती है, पुलिस को जवाब देना पड़ता है वहां पर। इंग्लैंड में भी यही स्थिति है कि आप किसी को अरेस्ट करने से पहले अरेस्ट वारंट होगा। हमारे देश में कोई अरेस्ट वारंट नहीं होता है, किसी को भी कभी भी उठाया जा सकता है और पुलिस को कोई जवाब नहीं देना होता है। और अच्छा, आखिरी बात ये है, इस पॉइंट पे आखिरी बात ये है कि हर कमीशन ने, और हमारी जो रिसर्च निकल के आई उसने भी यही कहा कि पुलिस शिकायत का एक आयोग होना चाहिए, जैसे ओम्बड्समैन होता है बैंक में, जैसे ओम्बड्समैन होता है नगर निगम नगर पालिका में, वैसे ही पुलिस का एक होना चाहिए जो एक स्वतंत्र संस्था हो। तो वहां को होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। पर आज तक कोई भी किसी भी सरकार ने उसको लागू करने की, जिसे कहना चाहिए, जहमत नहीं उठाई है। और उसका कारण है कि हम चाहे कितनी भी रिसर्च, कितने भी काले कागज कर लें, कितनी भी बड़ी बड़ी किताबें लिख लें, कितने भी थीसिस जमा कर लें और कितनी भी जगह भाषण दे दें, रिसर्च पेपर लिख लें, पर जब तक सरकारों की पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी है इस काम के लिए, और पॉलिटिकल विल की हमारे देश में बहुत ज्यादा कमी है। बिल्कुल। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे दो फिल्मी सिचुएशन याद आ रही है। एक तो हमारी फिल्म में होता है कि पुलिस सबसे आखिर में पहुँचती है, और एक उनका बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग होता है कि पुलिस ने चारों तरफ से आपको घेर लिया। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पुलिस की जो खुद की समस्या है वो चारों तरफ से लंबी चौड़ी है, और मुझे लगता है कि जो आपका पीएचडी का टॉपिक ये थी वो उसमें अमल लाते हैं तो कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है। दूसरी बात, जो वर्तमान में जो कानून जो आपने बताया कि सरकार ने लाए हैं, वो चलते चलते हमें बता दें कि पुलिस व्यवस्था को सुधारने में कितने कारगर हो सकते हैं, और भारत की भविष्य की पुलिस के लिए आप क्या देखना चाहते हैं, उनमें क्या सुधार देखना चाहते हैं? देखिए पंडित जी, जैसे इंडियन पेनल कोड था, भारतीय दंड संहिता, बिल्कुल, उसको आज बीएनएस बना दिया, भारतीय न्याय संहिता। बिल्कुल। देखिए, अंग्रेज दंड देने के लिए थे और आज की सरकार, जो स्वतंत्र देश की सरकार, न्याय देने के लिए है। नाम से कोई कहता है, नाम से क्या होता है, बहुत फर्क पड़ता है। नाम से ही आपकी, जैसे हमारे पूरे संविधान का जो प्रियम्बल है वो पूरे संविधान के बारे में बताता है, पूरा जो प्रस्तावना है, वैसे ही
एक कानून का जो नाम है वो बताता है कि वो क्या करने वाला है, और इस बार काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी अभी गृह मंत्री ने ये कहा था कि वो उसके लिए ला रहे हैं कि एक समयबद्ध सिस्टम हो कि इतने दिन इतने समय में कोई भी केस को खत्म करना है, बस वो और हो जाए। तो क्योंकि जैसे जैसे लंबा खिंचता है, गवाहों पे दबाव आते हैं, गवाहों में भावनाएं धीरे धीरे कमजोर होती हैं, फिर कहीं ना कहीं पैसे का सिस्टम होता है, कहीं दबाव का सिस्टम होता है। और अगर तेजी से हर केस तेजी से चलेगा तो ये मान के चलिए कि न्याय जरूर मिलेगा, और फिर ये दंड संहिता नहीं होगी, वाकई में न्याय संहिता हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था जो है एक फरियादी और उसके न्याय के बीच की कड़ी होती है। मुझे लगता है यदि वो बीच की कड़ी दुरुस्त हो जाए तो फरियादी को न्याय भी मिलेगा, और जो एक मोटो या उद्देश्य भारतीय पुलिस का वो पूरा होता नजर आएगा। डॉक्टर राजेश जोरी जी हमसे बात कर रहे थे, पीएचडी का विषय था, एक लंबा विषय, मुझे मालूम है कि आप काफ़ी उसमें बोल सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने एक प्रारंभिक आपसे बात करी है। इस पीएचडी के बहुत सारे गंभीर मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, ताकि भारतीय पुलिस में सुधार की जो गति है उसको जो है आपके माध्यम से कहीं ना कहीं एक सलाह मिलते रहे, सुझाव मिलते रहे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। आपने हमसे बातचीत करी, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।